हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो बच्चों, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग डायपोल्स की पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले एक पोटेंशियल या क्वेश्चन है, बट ये R1 R2 R3 वेक्टर्स के फॉर्म में। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 लोकेटेड एट R1 वेक्टर R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन ओरिजिन O। तो सबसे पहले बच्चों बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो ये हमने x एक्सिस बना ली और बच्चों ये हमने y एक्सिस बना ली, ये ओरिजिन है। सो वी आर टेकिंग 3 पॉइंट्स, वन इज Q1, अनदर इज Q2 and third one is Q3. So these are the 3 points and their position vectors are given to us. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर है। देखो पोजीशन वेक्टर जिसका होता है वहाँ एरो फिनिश होता है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है बच्चों वहाँ से स्टार्ट होता है। सो दिस इज R1 वेक्टर इज गिवन। फिर दूसरा Q2 का पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको, वो है बच्चों R2 वेक्टर। फिर आपको Q3 का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये है बच्चों R3 वेक्टर। अब बच्चों हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब हमें क्या करना होता है, इसमें इन तीनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को लिखना होता है। तो इन तीनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं। उसके लिए हमें, मैं Q2 की Q1 से पोजीशन बता रहा हूँ। सो ये वाला हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1 R21 वेक्टर। और ये होता है बच्चों ट्राइंगल लो लगाएंगे आप यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिंपल ट्राइंगल लो लगाना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमें आंसर बच्चों R1 R2 R3 एंड Q1 Q2 Q3 के टर्म्स में ही लिखना रहेगा। फिर अगर मैं Q2 से Q3 की पोजीशन को बताता हूँ, तो ये वेक्टर होगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू 2 एंड R32 वेक्टर, दिस दैट विल बी R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। एंड द थर्ड वन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ, आप इसको 3 का 1 के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं, 1 का 3 के रेस्पेक्ट में, बिकॉज डिस्टेंस डजेंट मैटर। तो ये हो गया बच्चों R31, 3 का 1 के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। थ्री पे खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, 3 इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो यू सिस्टम, अगर मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, सो आई विल राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 and 2 पेयर, 2 and 3 पेयर, 3 and 1 पेयर, एंड आई विल ऐड दीज। इसको लिखने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है KQ1 Q2 बाई R। सो KQ1 Q2 बाई डिस्टेंस विच इज़ R21 वेक्टर, और वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों। सिमिलरली मुझे नेक्स्ट लिखना है एंड द नेक्स्ट वन लिखना है। तो मुझे इसमें क्या करना है, ये मेरे चेंज होंगे 1 2, टू 3 एंड 3 1।
तो इसमें भी हम ये वेक्टर ये रिवर्स ही ले लेते हैं 1 का 3 के रेस्पेक्ट में। बच्चों डिस्टेंस में कोई मैटर नहीं करता ऐसा। आर पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 3, सो दिस इज R13 वेक्टर विच इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। सो यहाँ पे हमारा हो गया पोजिशन वेक्टर R21, R32, ये लिख दिया बच्चों हमने 3 का 2 के रेस्पेक्ट में और फिर 1 का 3 के रेस्पेक्ट में। तो अब हम इसको ओपन करके आगे लिख देते हैं कि Q1 Q2 और ये हमारे पास हो जाएगा R21 वेक्टर हमारे पास हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया। सिमिलरली बाकी तीनों पेयर्स को भी हम लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, पहला 1 2 का पेयर है, फिर 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1। तो ये हो जाएगा बच्चों R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। दिस इज U सिस्टम। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों आंसर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, दिस इज आवर आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेंशन द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एट अ पॉइंट एज कंपेयर टू ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो चलिए सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल में हमारे पास क्या होता है बच्चों, पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेस। तो जो डाइपोल है वो हमारे पास होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू का पेयर, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का पेयर हमारे पास होता है। ये डाइपोल होता है बच्चों। अब हमें एक जनरल पॉइंट लेना है बच्चों। डाइपोल मोमेंट किधर होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी। और हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। ये कोई जनरल पॉइंट लिया, उसकी पोजीशन हम डाइपोल के सेंटर से बता रहे हैं बच्चों। ये जो जनरल पॉइंट है इसका पोजीशन हम कहाँ से बता रहे हैं, डाइपोल के सेंटर ओ से। बच्चों ये लेंथ ए होती है और ये वाली लेंथ भी ए होती है। तो ये कोई पी पॉइंट है जहाँ हमें पोटेंशियल निकालना है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल। तो हमारे पास नॉन इन्फॉर्मेशन क्या है, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है बच्चों, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to
सेंटर ऑफ डाइपोल ये हमारे पास आर वेक्टर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, पी वेक्टर। व्हाट इज पी वेक्टर? दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और ये क्या होता है, q इंटू 2a फ्रॉम -q टू +q। अब बच्चों यहाँ पे ये दो चीज़ हमारे पास है। तीसरी चीज़ है थीटा। यहाँ पे ये दिस इज थीटा। सो व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल बच्चों थीटा है। अब हम बच्चों इसकी डिस्टेंस हम +q और -q से लिखते हैं। तो +q से जो डिस्टेंस होगी वो ये हो जाएगी, और -q से इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों ये वाली हो जाएगी। ये -q से डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स। और ये जो लाइन है इसको भी मैं फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ बिकॉज इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ स्टूडेंट अगर ये एंगल थीटा है तो आप समझ पाएंगे इजीली कि बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। अब बच्चों हमें एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कुछ डिस्टेंसेस का हमें काम करना रहेगा, इसलिए चलो फिर बाद में करते हैं। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पे लिखना है या v ड्यू टू जनरल पॉइंट। हमारे देखो बच्चों गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो गिवन हमारे पास क्या है, हमें r वेक्टर गिवन है, p वेक्टर गिवन है और इनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। हमें आंसर इन्हीं के टर्म्स में लाना है। तो पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो v डाइपोल मुझे निकालना है, तो मुझे v ड्यू टू +q निकालना है, v ड्यू टू -q निकालना है, उसका एल्जेब्रिक सम करना है बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज ए पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो +q का कितना होगा, k +q और +q से डिस्टेंस। तो बच्चों +q से डिस्टेंस ये वाली है, इसको हम r1 बोल देते हैं और इसको r2 बोल देते हैं और ये सेंटर से r है। तो k +q बाई r1 प्लस k सेकेंड चार्ज है -q और उससे जो डिस्टेंस है वो r2 है। तो यहाँ से हमारे पास k q कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ by using mathematical analysis we will find values of r1 and r2 इन टर्म्स ऑफ आर थीटा। आर और थीटा के टर्म्स में हम बच्चों इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ये जो +q है यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे एक तो इस पे, और -q से भी इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालने के बाद में हम पॉइंट्स कुछ मार्किंग कर देते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D एंड सेंटर पॉइंट तो आपको पता ही है O बोला हुआ है हमने, दिस इज O। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर ये थीटा है तो जब आप कंपोनेंट करेंगे इस वाली लेंथ के इधर कंपोनेंट करेंगे तो यू विल गेट, ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका A cos थीटा, और ऐसे ही बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा आपका A cos थीटा।
अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए चूंकि ये शॉर्ट डाइपोल है, तो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है बच्चों कि ये जो आर होता है दिस इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए, आर ए से बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, कुछ अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। और अप्रोक्सीमेशन क्या बोलती है बच्चों कि ये जो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली ऑलमोस्ट बराबर होगी बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारी ए बी पी डिस्टेंस है विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू बी पी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी पी, एंड सी पी कितना है बच्चों, ओ पी सेंटर से जो ओ पी पूरा डिस्टेंस है माइनस ओ सी, और बी पी को हम क्या बोलते हैं आर वन, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ओ पी इज आर माइनस ए कॉस थीटा। सिमिलरली जो हमारा ए पी डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू डी पी, और डी पी कितना होगा बच्चों, ओ पी प्लस ओ डी। अब आपका जो ए पी होगा वो आर टू होगा, और आर टू ऑलमोस्ट आ जाएगा ओ पी इज आर प्लस ओ डी विच इज़ ए कॉस थीटा। तो आर माइनस ए कॉस थीटा हो गया आर वन, और आर टू हो गया आर प्लस ए कॉस थीटा। इसका हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इक्वल टू के क्यू आर वन। तो आर वन हो गया बच्चों आर माइनस ए कॉस थीटा, तो 1/, आर वन हो गया आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r2, और R2 हमारे पास हो गया R प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया के क्यू, और अब हम लोग ले लेते हैं बच्चों एलसीएम। आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा, तो ये हो गया बच्चों आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। तो हमारे पास में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला आ गया के क्यू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। तो फाइनली ये हमारे पास आ गया बच्चों के क्यू इंटू ट्वाइस ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू के क्यू इंटू टू ए होता है बच्चों पी, क्यू इंटू ट्वाइस ए इज कैन बी रिटर्न पी, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ फॉर शॉर्ट डाइपोल डाइपोल बच्चों मॉलिक्यूलर लेवल पे बनते हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 से लेस वैसे ही बहुत छोटा होता है आर स्क्वायर से, तो वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म। जैसे आप इसको नेगलेक्ट करके ज़ीरो करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का एक एक्सप्रेशन आएगा विच विल बी के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए बच्चों। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, P किधर था, P ऐसे था बच्चों,
दिस वॉज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और ये था बच्चों पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका पी वेक्टर था और ये बच्चों आपका आर वेक्टर था और ये बीच का एंगल थीटा था। अब मैं आपसे बोलूँ पी वेक्टर और आर वेक्टर का बेटा डॉट प्रोडक्ट करो, तो आप बोलोगे सर ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ये पी आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा पी कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर आर को इधर नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर। तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू या तो ये है या आप ऐसे भी कर सकते हो, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर में आर का डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा बच्चों आर कैप। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अच्छे से, क्योंकि जब डेरिवेशन आता है तो कोई सा भी फॉर्मेट आपसे क्वेश्चन में डेराइव करने के लिए बोल सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पी कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर स्क्वायर है बेटा जी, तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब। ये आप लिख सकते हैं कि पी कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया बच्चों। फिर इन्होंने हमसे बोला है कंट्रास्टिंग फीचर्स। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर बच्चों पॉइंट एक्सिस पे होगा, जैसे ये डाइपोल है, लेट से ये डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये डाइपोल है। अगर आप इसकी एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं बच्चों, ये डाइपोल का सेंटर है, तो अगर आपका पॉइंट यहाँ होता है तो ये आपका आर वेक्टर होगा, तो थीटा इस केस में 0 आएगा। और अगर आपका पॉइंट यहाँ होता है तो ये आपका आर वेक्टर होगा, और बच्चों ये पी के अपोजिट होगा, तो पी से जो इसका एंगल बनेगा ये 180 बनेगा। और अगर आपका पॉइंट इक्वेटर पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, तो थीटा 90 होगा। तो यहाँ इस केस में आपका जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो फोर एक्सियल पॉइंट्स ऑफ डाइपोल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट्स की अगर बात होगी तो थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है। तो cos थीटा का वैल्यू ±1 आएगा। वो डिपेंड करेगा कि प्लस क्यू के पास है पॉइंट तो पॉजिटिव आएगा, माइनस क्यू के पास है तो नेगेटिव। फॉर इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं या इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हैं। फॉर इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल, अगर पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे हुआ तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, और बच्चों cos 90 0 होता है। तो जो डाइपोल की एक्सिस पे जो पोटेंशियल आएगा डाइपोल की एक्सिस पे जो पोटेंशियल आएगा उसमें cos थीटा को +-1 लिख देंगे, तो +-KP/r² आएगा। और डाइपोल के इक्वेटर पे जो पोटेंशियल का हमेशा वैल्यू होगा बच्चों वो 0 आएगा। अब हमसे इस क्वेश्चन में बोला है कि आप डाइपोल और इसको पॉइंट चार्ज को कंपेयर करो, तो आपको क्या लगता है। तो चलिए एक तरफ लेते हैं डाइपोल और एक तरफ लेते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज। अब देखो बच्चों ये जो डाइपोल होता है -q +q सेंटर ऑफ द डाइपोल, और इसके कारण r डिस्टेंस पे जब निकालते हैं, दिस इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज r वेक्टर, दिस इज थीटा। तो किसी भी r डिस्टेंस पे जब पोटेंशियल निकालते हैं पॉइंट पे, तो हमारे पास v का जो वैल्यू आता है वो आता है KP cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इसकी जगह एक सिंगल चार्ज क्यू होता है और आर डिस्टेंस पे हम निकालते हैं, तो हमारे पास कोई भी पॉइंट पे जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, के क्यू बाई आर। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस केस में पोटेंशियल जो है वो पी के प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसमें ये वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू चार्ज है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है कि इसमें आर जब बढ़ेगा तो वी डाउन होगा विथ फास्ट रेट एज कंपेयर टू सिंगल पॉइंट चार्ज। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसमें ये थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ थीटा जैसी कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों अच्छे से सॉल्व कर लिया। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, शो दैट द पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज u theta is given as minus p vector dot e vector. Hence find out the amount of work done in rotating it from unstable equilibrium to stable. तो अनस्टेबल से स्टेबल में घुमाने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हमें निकालना है। जनरली कई बार स्टेबल से अनस्टेबल पूछता है, बट इसमें अनस्टेबल से स्टेबल पूछा है। तो सबसे पहले तो हमारे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेना चाहिए। तो विद द फील्ड पूछा हमसे, तो वी विल मेक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। So lines will be parallel and equidistant. अब देखो बच्चों, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि डाइपोल पे कॉन्फ़िगरेशन पे उसकी एनर्जी डिपेंड करती है। लेट से इनिशियली डाइपोल ऐसे है, ये माइनस क्यू है बच्चों, ये प्लस क्यू है। तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये डाइपोल ऐसे है। अगर आप इसको देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये ई वेक्टर है बच्चों, और अगर आप इसको देखें तो ये पी वेक्टर है, और ये जो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल डेवलप हो रहा है, दिस इज थीटा 1। सो ये वाला जो सिचुएशन है, दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। और इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में इसकी जो पोटेंशियल है उसको हम U1 बोल देते हैं। अब देखो बच्चों, बाद में क्या होता है, लेट से कुछ वर्क होता है, टर्निंग इफेक्ट आते हैं और डाइपोल इस पोजीशन में आ जाता है। ये माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, तो ये पी वेक्टर अब की बार इधर हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अब इसका एंगल देखते हैं तो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा 2। दिस इज फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में जो पोटेंशियल होती है दैट इज U2। तो हमें U2 माइनस U1 निकालना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक जनरल पोजीशन लेते हैं, ना इनिशियल ना फाइनल। ये एक बीच की पोजीशन है बच्चों, और इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे है, ना ये इनिशियल है ना ये फाइनल है, ये समय इंटरमीडिएट पोजीशन है, माइनस क्यू प्लस क्यू। और इस इंटरमीडिएट पोजीशन में क्या होगा, फील्ड के साथ एंगल देखते हैं। तो फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है बच्चों यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस समय जो डाइपोल मोमेंट जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो यहाँ पे ये
जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क की बात करूं तो वो होगा बच्चों पी साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अच्छा, उसका सेंस कैसे होगा? तो वो उसका सेंस पी से ई होगा, मतलब इस तरह से, इस टॉर्क का डायरेक्शन ये वाला होगा क्लॉकवाइज। अब मुझे अगर इसको घुमाना है तो मुझे लगाना पड़ेगा उसके उल्टा, मुझे इस तरह से लगाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल टॉर्क। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जब मैं लगाऊंगा तो ये थीटा राइज करेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो मैं लगाऊंगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के बराबर ही होगा, वो भी हम पी साइन थीटा ही लगाएंगे, बट उसका डायरेक्शन ये वाला होगा। अब ये दोनों इक्वल क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क को बराबर रखते हैं और साइन अपोजिट रखते हैं डायरेक्शन, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा। तो उस केस में वर्क डन बाय टॉर्क जो होगा वो पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में ही जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना तो वर्क डन बाय टॉर्क निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल in rotating it from theta 1 to theta 2 in uniform electric field, potential change in potential of dipole in rotating it from theta 1 to theta 2 in uniform electric field. So work done, change in potential energy delta U U2 minus U1 equals to work done by external torque. एंड बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो टॉर्क की अगर हम बात करें तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है थीटा, जब ये टर्न करेगा तो ये थीटा वेरी करेगा बच्चों, ये थीटा वेरिएबल होगा। तो अगर ये थीटा वेरिएबल होगा तो ये बच्चों टॉर्क जो है ये भी वेरिएबल होगा। तो अगर वेरिएबल टॉर्क होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा torque is equal to P sin theta. So this theta and this torque both are variables. So अगर ये variables है तो ये टॉर्क भी वेरिएबल का होगा, तो इंटीग्रल से वर्क निकलेगा बच्चों, प्यारे बच्चों ये खास बात है, इसमें ध्यान रखो। तो यहाँ पे हम एक जो है टॉर्क लिखेंगे हम पी साइन थीटा, और देखो जब ये टॉर्क आप ऐसे लगा रहे हो, ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है ये आप लगा रहे हो एक्सटर्नल टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, डी आर की जगह डी थीटा आ गया। अब ये एक्सियल वेक्टर्स हैं तो टॉर्क आप ऐसे लगा रहे हो, ये टॉर्क का डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन थीटा का है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है तो ये हो जाएगा टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा कॉस 0। तो ये हमारे पास हो गया टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के वर्क डन में टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा कॉस 0। अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो U2 माइनस U1 इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा। नाउ पी एंड ई ये दोनों बच्चों कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है,
तो पी बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। और बच्चों इंटीग्रल साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे और लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट कॉस थीटा 2, फिर माइनस साइन के साथ ही कॉस थीटा 1। तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला हमारे पास हो गया माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारे पास आया बच्चों। और अगर हमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो एक्सटर्नल का आप निकाल लीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए, और या फिर डेल्टा यू निकाल लीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। अब बच्चों बात आती है स्टेबल अनस्टेबल की। तो ज़रा आप देखिए इधर, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे बनाया है, इसी से हम स्टेबल अनस्टेबल को समझते हैं। तो अच्छा, हमें इसमें क्या होता है, देखो अगर डाइपोल बच्चों 90 डिग्री पे होता है, ध्यान से समझें, यहाँ पे अगर डाइपोल 90 डिग्री पे होता है इस तरह से, तो ये माइनस क्यू है बच्चों और ये प्लस क्यू है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये हो गया बच्चों ई, और ये हो गया पी। तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 90 डिग्री पे वो ज़ीरो मानी जाती है। तो व्हेन थीटा 1 इक्वल टू, अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ, तो फिर जो u1 का वैल्यू आएगा, दिस इज u2 माइनस u1। तो u1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी u एट 90 डिग्री एंड दैट इज ज़ीरो। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पोजीशन है, ये रेफरेंस पोजीशन कहीं ना कहीं पे ज़ीरो लेना पड़ता है, तभी दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल जी हम बता पाते हैं। फिर हम ले लेते हैं थीटा 2 को, कोई भी एंगल थीटा बोल देते हैं, तो u2 को हम बोल देते हैं u। तो बच्चों u2 की जगह u पुट करना है, तो u2 की जगह u पुट किया, माइनस u1 की जगह पुट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 की जगह क्या पुट करना है, कॉस थीटा, और थीटा 1 की जगह क्या पुट करना है, 90। अब बच्चों यहाँ पे u माइनस u90 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का पी कॉस थीटा, बट आपको पता है u90 इक्वस टू ज़ीरो, रेफरेंस पोजीशन है, तो u90 को हम ज़ीरो कर देंगे, u90 बेटा ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली u आ जाएगा आपके पास में माइनस पी कॉस थीटा। बट बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेल्टा यू या डब्ल्यू के फॉर्मूले यही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ए भी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया जैसा उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा था, तो वी हैव प्रूव्ड इट। अब बच्चों बात आती है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली। तो अगर आप देखें तो इनिशियल 3 इनको ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों, तो एक्चुअल में क्या होता है, u अगर मिनिमम होता है बच्चों, वो कब होगा, जब माइनस पी, जब कॉस थीटा मिनिमम होता है। और कॉस थीटा मिनिमम, सॉरी यहाँ माइनस साइन आ रहा है, तो एक्चुअल में क्या होता है, माइनस में तो छोटा बड़ा होता है, तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, इस पर फोकस करें। तो कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तो फिर u मिनिमम होगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो माइनस पी इंटू प्लस 1। अब कॉस थीटा का वैल्यू प्लस 1 तब होता है जब कॉस 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू प्लस 1 होता है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पी वैन, और ये कब है, वैन थीटा इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ये वाली जो कंडीशन होती है,
इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब बच्चों जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होती बल्कि मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ना हो के बच्चों जब मैक्सिमम होती है वो तब होता है जब कॉस थीटा मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा है। तो कॉस थीटा मिनिमम जब होता है, ऐसा कब होता है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जो होता है मिनिमम, सॉरी, वो 180 डिग्री पे होता है। कॉस 180 -1 होता है बच्चों। तो अगर यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू -1 डाल देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी +1 आ जाएगी। और ये होता है बच्चों थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। सो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है बच्चों उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाते हैं जब थीटा 0 होता है। थोड़ा थिका ले लेते हैं बच्चों। और ये ई के अपोजिट ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली पोजीशन है बच्चों स्टेबल जब थीटा का वैल्यू 0 है, और ये वाली थीटा इक्वल टू 180 डिग्री जब होगा, प्योर ही अपोजिट होंगे, तो ये अनस्टेबल वाली पोजीशन होती है। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो हमसे वर्क डन पूछा था बच्चों। वैसे तो स्टेबल से अनस्टेबल पूछते हैं, बट इस क्वेश्चन में अनस्टेबल टू स्टेबल पूछा है। मतलब हमें यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वो हमें निकालना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है बच्चों -P। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये हमारे लिए थीटा 1 हो गया और ये हमारे लिए थीटा 2 हो गया। तो -P cos थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो बच्चों ये हो गया -P cos थीटा 2 इज cos 0, cos थीटा 1 इज cos 180। तो ये हो गया -P cos 0 इज 1, cos 180 इज -1। तो हमारे पास में बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, ये +1 मतलब 2 हो गया। सो दिस विल बी माइनस का ट्वाइस P। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको समझ आता है। और ये नोट्स जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी फाइल। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।